पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के बारे में और वहाँ से मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन के बारे में हम लोग जाने थे। अभी हम लोग जाएंगे एम्पियर्स लॉ में और फिर उसको मॉडिफाई करेंगे और फिर हम लोग पाएंगे मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन, राइट। सो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ कहता है कि कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J। ये J क्या है? हमारा करंट डेंसिटी इन कंडक्टेंस या कंडक्टर में, राइट। ठीक है। अब इस एम्पियर्स लॉ में जो एम्पियर का इक्वेशन है, इसमें यदि आप डाइवर्जेंस इसका यदि लेंगे, राइट, तो डाइवर्जेंस इसका लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ H, राइट। तो दोनों साइड हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ J, राइट। तो आप यदि पढ़े फर्स्ट लेक्चर बोल रहा हूँ, जो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन वाला जो मैंने नोट्स दिया था उसमें आप देखे होंगे कि आप लोग जानते हैं कि ग्रेडियंट का काम होता है एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करता है, एक डाइवर्जेंस एक वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करता है, और कर्ल जो है हमारा वो क्या करता है? वेक्टर को वेक्टर में ही रखता है, राइट। तो अभी जो हम कर रहे हैं यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जब हम लेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0, राइट। डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ H वेक्टर विल बी इक्वल टू 0, राइट। तो इसके खातिर क्या होगा? यदि LHS 0 हो गया तो RHS भी 0 हो जाना चाहिए, राइट। दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ J इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, राइट। ऐसा यदि आप यदि दोनों साइड यदि डाइवर्जेंस लगाएंगे तो ऐसा आएगा, राइट। तो इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1। लेकिन क्या होता है? डाइवर्जेंस ऑफ J इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। स्टैटिक फील्ड में जब आप करेंगे तब डाइवर्जेंस ऑफ J इक्वल टू 0 वैलिड है, लेकिन जब आप टाइम वेरिंग फील्ड में जाएंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ J इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, देयरफॉर राइट हैंड साइड भी 0 होना चाहिए, लेकिन राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो 0 के बराबर में नहीं आता है। इसके लिए एक इक्वेशन है जिसको बोलते हैं करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन, राइट। करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन, राइट। करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ जो J होता है, राइट, J वेक्टर वो किसके बराबर है? माइनस डोल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का विथ डोल T, राइट। इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ J इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को यदि आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों इक्वेशन कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट। तो इसी कॉन्ट्राडिक्शन को दूर करने के लिए आप यदि ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन में तो आप पाएंगे कि LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू सेटिस्फाई हम कर सकते हैं। कब? जब हमारा एक कोई एक्सटर्नल टर्म हम उसमें ऐड कर दें, राइट। और वो एक्सटर्नल टर्म जब दोनों का हो जाएगा एक्सटर्नल टर्म, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा? ये एक वैलिड इक्वेशन हो जाएगा फॉर द टाइम वेरिंग कंडीशन, राइट। तो मैक्सवेल ने क्या किया कि ये जो इक्वेशन हमारा है, मान लीजिए इसको हम इक्वेशन A लिखते हैं, इसमें उसने एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया, राइट। इसको फर्दर मॉडिफाइड किया जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, राइट। मॉडिफाइड इक्वेशन में क्या आ गया? कर्ल ऑफ H, राइट, इज इक्वल टू, उन्होंने क्या किया? इस J को JC प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिया D, राइट। दैट इज द कंडक्शन करंट डेंसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, राइट। दोनों टर्म को उन्होंने ऐड किया, दैट इज इक्वल टू द कर्ल ऑफ H वेक्टर, राइट। कर्ल ऑफ H वेक्टर, राइट। तो वेयर JC इज द क्या है हमारा? ये कंडक्शन करंट डेंसिटी, राइट। और JD हमारा है क्या? दैट इज द
डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, राइट। यदि आप डाइवर्जेंस ऑफ, आप दोनों साइड डाइवर्जेंस लेंगे तो अब हमारा क्या सेटिस्फाई करेगा, अब हमारा सेटिस्फाई करेगा कि डाइवर्जेंस ऑफ जेसी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ जेडी, राइट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हमारा एलएचएस इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आरएचएस क्या हो जाएगा, जेसी प्लस जेडी इक्वल टू 0, दैट इज जेसी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ जेडी, राइट। तो हमारा जेसी को ऐसे हम लिख सकते हैं, जेसी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई, राइट, सिग्मा टाइम्स ई, राइट। सिग्मा क्या है हमारा, कंडक्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, सीमेंस पर मीटर, राइट। और उसी तरह से हमारा जेडी क्या हो जाएगा, जेडी आप कैपिटल डी में लिखिए या स्मॉल डी में लिखिए, ये डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैं लिखता हूँ कैपिटल डी में, जेडी इक्वल टू डोल डी, डोल डी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट। और हम लोग क्या जानते हैं, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इनटू ई वेक्टर, राइट। तो हम इसको और फर्दर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू डोल ई वेक्टर बाय डोल टी, राइट। तो जेडी इज आवर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी एंड डी बार और डी वेक्टर इज आवर इलेक्ट्रिक flux density, right? So this one is our what? This one is our second equation of Maxwell. This equation is our second Maxwell's equation, which is nothing but modified Ampere's law, which is nothing but modified Ampere's law. तो आप इसको यदि और फर्दर यदि इलुबरेट करके लिखना चाहेंगे तो कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ई वेक्टर प्लस एप्सिलॉन इनटू डोल टी, राइट। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, right? This is very important equation for exam. So this is also called as the modified Ampere's equation or Maxwell's second equation, right? Now we have third equation of the Maxwell that has come from the Gauss theorem, right? Gauss divergence theorem, and these equations are nothing but what? Third equation is divergence of d vector, right? That is equal to volume charge density. D vector is what? It is our electric flux density. And what is its unit? Its unit is coulomb per meter square, right? And we know that D vector is equal to epsilon into E vector. Therefore, we can write divergence of rho v, and therefore we can write divergence of E vector is rho v by epsilon. So you can write in either of the form. You can write even in this form or in this form. So both are equally valuable for the treated as a Maxwell's third equation, right? And the fourth one is divergence of B vector, right? Divergence of B vector is equal to 0, right? Divergence of B vector which is equal to 0, right? So what is the so we can say that this equation signifies that what? That magnetic monopoles doesn't exist. What does it means कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। आप जहाँ भी देखेंगे तो हर एक मैग्नेट का वेल डिफाइंड पोल्स होता है, राइट? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। कभी आपने सुने होंगे कि ये सिर्फ नॉर्थ पोल है मैग्नेट में, साउथ पोल नहीं है, राइट?
So always magnetic field जो होगा ना, that it should be in dipoles, it should not be in monopoles, right? So magnetic monopoles doesn't exist. और दूसरा क्या है, ये इक्वेशन सिग्निफाइज करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस डू नॉट ओरिजिनेट एंड डू नॉट एंड एनीवेयर. दूसरा कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं इसका, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, राइट, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस डू नॉट ओरिजिनेट. जैसे हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़े, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट. उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस डू नॉट ओरिजिनेट एंड एंड एनीवेयर, राइट. सो कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. सो यदि आप और फॉर्मूला जानते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू इनटू एच वेक्टर, राइट. सो वी कैन आल्सो राइट divergence of H vector is equal to 0. So this is the same form of the fourth equation of the Maxwell, right? So there are four basic equations of the Maxwell that we have learned now. अब हम इसको, अब इस equations को बहुत सारे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, राइट. बहुत सारे डिफरेंट वेज में हम लोग लिख सकते हैं, राइट. तो अभी हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले हम लोग फिर से चार इक्वेशन अपना लिख लेते हैं मैक्सवेल का. तो मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस, राइट, और मैक्सवेल्स इक्वेशन, राइट. तो फर्स्ट वन लिखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डोल बी बाय डी वेक्टर, राइट. अब यदि आप इसको ध्यान से देखें तो स्टोक्स थ्योरम में हम लोग क्या किए थे, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किए थे, राइट. तो इसको यदि आप इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल में यदि आपको रखना पड़ेगा, इंटीग्रल फॉर्म में यदि आपको लिखना पड़े, तो आप कैसे लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल हमेशा किस में लेंगे, एक क्लोज्ड कर्व में, राइट. तो एल क्लोज, ये जब इंटीग्रल के बीच में एक सर्किल आता है, ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड कर्व, राइट. तो ये लाइन इंटीग्रल एल, राइट, किसका, तो अब हमको स्टोक्स थ्योरम से कन्वर्ट किए थे इस इक्वेशन को डायरेक्टली, हमको लाइन इंटीग्रल फॉर्म रखना ए इंटू डी एल, राइट. और हमारा माइनस डोल बी डोल टी स्टोक्स थ्योरम से पहले हम लोग कहाँ से गायब किए थे इसको, सरफेस इंटीग्रल से उठा के लाए थे, राइट. सो वी कैन राइट डोल बाय डोल टी, और ये क्या था हमारा, एक्चुअली फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, सो दिस वाज बी वेक्टर इनटू ds. So this one is in integral form, right. इसके अलावा एक होता है फेजर फॉर्म. फेजर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपको उसमें से टाइम से इंडिपेंडेंट का टाइम हटा देना है, राइट. टाइम का मतलब क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ जाएगा, राइट. वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जे ओमेगा रिप्रेजेंट करेंगे, राइट. तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सबका इंटीग्रल फॉर्म में देख रहे हैं, राइट. सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, कर्ल ऑफ H is equal to how much, JC प्लस JD, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखे, JC प्लस डोल D वेक्टर बाय डोल T, या फिर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई सिग्मा E प्लस डोल D वेक्टर बाय डोल T, राइट. तो इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल आप क्या रखेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, कर्ल है, राइट. तो कर्ल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लाइन इंटीग्रल, राइट. H डेल एल इज इक्वल टू व्हाट, हमारा क्या है ये, सब करेंट डेंसिटी है, राइट. सो वी आर राइटिंग S इंटू JC प्लस JD इंटू सरफेस इंटीग्रल, राइट. सो डेल डेल S, राइट. इसको आप फर्दर और कैसे लिख सकते हैं, you can further write it as sigma E plus epsilon dou E by dou T to del S, right. Surface integral के form. So this one is which form, integral form, right. Similarly we can write the third equation also. So third equation was what, divergence of D vector was equal to volume charge density. Therefore here it is divergence, we will write here
Gauss divergence theorem is used where we are converting surface integral into a volume integral, right? So here I am using it here, d into del S equal to volume, so rho v into del v, right? So this one is our integral form of the third equation, right? So in Gauss, there are two basic equations, two basic laws, Stokes theorem and Gauss theorem, both Gauss divergence theorem. So both, one converts from the line integral to surface integral, another from surface integral to the volume integral, right? Now fourth equation is our, again from the Gauss law itself, which says that divergence of B vector is equal to 0, right? So we can write it as in integral form as B vector surface integral equal to 0, right? So this one is in the integral form, right? So we have four basic equations for both in the integral form, right? So now if converting them into the phasor form, right? So if we will convert them into the phasor, so what will be in the phasor form? So in phasor form, what we basically do, we remove the time component, right? We remove the time component and we use the frequency component, right? So the first equation was curl of E, right, was equal to how much? So in phasor form, what simply we just represent not in by, we represent it by symbolic S, right? So this means that we are using the electric field in phasor form, right? So we are writing the subscript S there, right? So this one equal to curl of ES, and earlier we is equal to minus dol B by dol T. Also instead of, so what we have to do, just dol by dol T, replace it with the j omega, right? You have to replace what? Dol by dol T in terms of j omega only, बस सिर्फ इतना आपको क्या करना है, उसके बदला पुट कर देना है, डोल बाय डोल टी की जगह को हटा के उसकी जगह पे जे ओमेगा हमको लगा देना है, राइट? तो चलिए, तो इक्वेशन में हमारा क्या था, माइनस डोल बी बाय डोल टी, तो हम इसको लिखते हैं माइनस जे ओमेगा, राइट, बी। और सिंस हम ये फेजर फॉर्म यूज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी एस, राइट, बी एस। सिमिलरली यदि हमको इसी चीज को इंटीग्रल फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना पड़े तो कैसे लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ई एस इंटू डेल एल इक्वल टू हाउ मच, माइनस जे ओमेगा बी एस टू डी एस, राइट? सो दिस वन इज क्या, सरफेस इंटीग्रल हमारा, राइट? उसी तरह से इक्वेशन 2 में हमारा क्या था, कर्ल ऑफ एच इक्वल टू जे सी प्लस जे डी, राइट? तो यहाँ पे डोल बाय डोल टी यूज होता है, हाँ यूज होता है, यहाँ पे डोल डी बाय डोल टी होता है, तो हम बस क्या करना है, डोल बाय डोल टी को रिप्लेस कर देना किससे, जे ओमेगा, राइट? तो हमारा क्या इक्वेशन हो जाएगा, कर्ल ऑफ एच एस इज इक्वल टू हाउ मच, जे सी प्लस व्हाट, जे ओमेगा डी वेक्टर, जे ओमेगा डी वेक्टर, एंड सिंस इट वी आर यूजिंग द फेजर फॉर्म, सो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, एस लिख देंगे, राइट? सो दिस वन इज इन द डिफरेंशियल फॉर्म। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रल फॉर्म में इसको लिखना है, राइट? तो इंटीग्रल फॉर्म को क्या करना है, तो ये हमारा कर्ल है, तो कर्ल को हम लोग रिप्लेस करेंगे किसी लाइन इंटीग्रल से, किसी में तो एक क्लोज कर्व के लिए, राइट? तो कर्ल ऑफ एच एस इंटू डेल एल, राइट, इज इक्वल टू, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल वाला पार्ट, राइट? सो एस जे सी प्लस जे ओमेगा, यदि आप चाहें तो डेल एस के बदले एप्सिलॉन नॉट इंटू ई एस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू डेल एस, राइट? सो दिस वन इज इन द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द फेजर, राइट? तीसरा हमारा आ जाता है, सो हेडिंग में लिखना भूल गया, लिख देता हूँ, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, राइट? थर्ड हमारा क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ
रो भी, राइट। डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर इज इक्वल टू रो भी, राइट। सो व्हाट वी विल राइट हियर, डाइवर्जेंस ऑफ, इंस्टेड ऑफ डी हम लोग क्या लिखेंगे, डी एस, राइट, डी एस, और रो भी के बदला रो बी एस, राइट। सिंपल इन द डिफरेंशियल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म में क्या करेंगे, तो डाइवर्जेंस में हम क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। लेफ्ट साइड हमारा सरफेस इंटीग्रल, राइट साइड हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल, राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डाइवर्जेंस है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल किसमें, क्लोज फिगर में, एस हमारा क्या हो जाएगा, डेल एस इंटू सरफेस इंटीग्रल के लिए डी एस। उसी तरह से हमारा राइट साइड में क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल में ले आएंगे, तो ये भी, राइट, और ये हमारा रो भी एस इंटू डी भी, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रल फॉर्म में हमारा हो गया किसका, फेजर फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल्स रिप्रेजेंटेशन, राइट। उसी तरह से हमारा फोर्थ इक्वेशन क्या बच गया, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0, तो फेजर फॉर्म को क्या करना है, बी एस कर देना है, राइट। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट। और इसको यदि हम इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, सिर्फ सरफेस इंटीग्रल, राइट, सरफेस इंटीग्रल फॉर द क्लोज्ड कर्व, राइट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी एस वेक्टर डेल एस, और राइट साइड में हमारा कुछ नहीं, राइट, तो यहाँ हम क्या करेंगे 0, राइट। सो दिस वन इज इन द इंटीग्रल फॉर्म। तो ये चार हमारा इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ फेजर रिप्रेजेंटेशन, राइट। सिंपली हमने क्या किया था, जितने भी प्रीवियस इक्वेशन में है, डोल बाय डोल टी की जगह पे हमने क्या रिप्लेस किया, जे ओमेगा, राइट, सॉरी, डोल बाय डोल टी की जगह पे हम लोगों ने क्या रिप्लेस किया, जे ओमेगा, राइट। और रिप्रेजेंटेशन में हमने ई वेक्टर के बदला ई एस वेक्टर, बी वेक्टर के बदला बी एस वेक्टर, राइट। तो ये हमारा था इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल, और सॉरी फेजर फॉर्म हम लोग रिप्रेजेंट किए, बोथ इन द डिफरेंशियल एज वेल एज इन द इंटीग्रल फॉर्म, राइट। अब चलिए, अब क्वेश्चन में तो हमारा ये था, यहाँ तक था कॉन्सेप्ट, राइट। इसके अलावा क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसमें आपको अलग अलग मीडियम दिया रहेगा, राइट। और उस मीडियम के अनुसार आपको बोला जाएगा कि आप मैक्सवेल इक्वेशन अप्लाई करिए। अब हर मीडियम के साथ मैक्सवेल इक्वेशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता जाएगा, राइट, लेकिन ये इक्वेशन हर जगह एप्लीकेबल होगा, राइट। जहाँ भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, तो वहाँ पे ये मैक्सवेल इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइज होगा, राइट। तो चलिए हम पहले देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में क्या होगा, तो कुछ हम स्पेशल कंडीशंस में पढ़ लेते हैं। फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन क्या हो जाएगा, राइट। तो फ्री स्पेस में हम लोग क्या जानते हैं, फ्री स्पेस में हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी विल बी इक्वल टू 1 एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी विल बी इक्वल टू हाउ मच, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी विल बी इक्वल टू 1, राइट। एंड सिंस हमारा फ्री स्पेस में कोई कंडक्टर नहीं है, देयरफॉर जो सेकंड इक्वेशन में हम लोग जेसी पार्ट यूज करते थे, वो जेसी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जेसी पार्ट विल बी 0, राइट। और दूसरा क्या है, फ्री स्पेस चार्ज फ्री रीजन है, राइट। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो भी विल बी इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। इसके बाद अब हम इस चारों को अप्लाई कर देते हैं मैक्सवेल्स के इक्वेशन में, पुट कर देंगे और देखेंगे कि जो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा वही हमारा फ्री स्पेस में जो वैलिड मैक्सवेल्स इक्वेशन होगा, राइट। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में यदि हम इसको पुट करते हैं इस सारे रूल्स को, तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू, तो माइनस डोल बी बाय डोल टी, राइट, राइट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्री स्पेस कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डोल एच वेक्टर बाय डोल टी, और ये क्या हो जाएगा हमारा म्यू नॉट, और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, कितनी यूनिट क्या होगी इसकी, हेनरी पर मीटर, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरली लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो जाए। म्यू नॉट ऊपर है माइनस, राइट। इसी तरह से हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन विल बी इक्वल टू कर्ल ऑफ एच वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, डोल डी वेक्टर बाय डोल टी, क्योंकि
हमारा जेसी टर्म जो था यहाँ पे जेसी, वो हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया। ओनली जेडी टर्म हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। यहाँ पे सिर्फ जेडी टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो इसलिए हम जेसी टर्म को नहीं लिखेंगे, राइट। तो जेसी टर्म को हम यहाँ पे हटा देते हैं, जो हमारा 0 हो गया था, राइट। इसको और यदि आप फर्दर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट डोल ई वेक्टर बाई डोल टी। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच, -12 फैराड पर मीटर। ये याद करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर में रहता है, लेकिन गेट में अब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज, राइट। यदि रखिए, हो सकता है कि वर्चुअल कैलकुलेटर में अवेलेबल हो तो आप लोग उसमें से कर सकते हैं, राइट। या फिर इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 36 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, राइट। अलग अलग ऑथर्स एब्रिविएशन के अनुसार यूज करते हैं, राइट। तो आपको जो कन्वीनियंस लगे आप वो यूज करिए, राइट। तीसरा हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन था डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो भी, लेकिन यहाँ पे रो भी क्या हो गया, रो भी इज 0, देयरफॉर फ्री स्पेस में हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू रो भी होता था, राइट। यहाँ पे रो भी हमारा क्या है, 0 है, राइट। देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू 0, और हम लोग क्या जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट, इन फ्री स्पेस। और चौथा इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये पहले से 0 है, राइट। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एच वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट। तो फ्री स्पेस में हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा मैक्सवेल इक्वेशन हो जाएगा, जो एप्लीकेबल होगा वो इस फॉर्म में हो जाएगा, राइट। उसी तरह से यदि आपको स्टैटिक फील्ड रहेगा, स्टैटिक फील्ड मतलब कि वो फील्ड जहाँ पे टाइम वेरिंग कंपोनेंट नहीं है, या फिर जो दैट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी ई फील्ड है या फिर एच फील्ड जिसकी आप बात करें, दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होगा यदि हम स्टैटिक फील्ड और फ्री स्पेस दोनों को यदि हम एक साथ कंसीडर करें, राइट। तो हम लोग पिछले बार में फ्री स्पेस के बारे में देखे थे, अब उसी में यदि हम स्टैटिक फील्ड को एज्यूम करें, राइट, स्टैटिक फील्ड इन फ्री स्पेस, यानी कि पिछला इक्वेशन जो हम मॉडिफाई किए थे उसी में अब हम स्टैटिक फील्ड ले रहे हैं, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, स्टैटिक फील्ड मतलब क्या कि डोल बाय डोल टी कंपोनेंट जहां पे आ जाएगा वो टर्म हो जाएगा हमारा 0 ही, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, राइट, दैट इज स्टैटिक, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ई वेक्टर, तो माइनस डोल बी बाय डोल टी होता था, राइट। तो अब चूंकि फील्ड हमारा स्टैटिक है तो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, दैट इज बी इज कांस्टेंट, देयरफॉर डोल कांस्टेंट बाय डोल टी विल बी इक्वल टू 0, राइट। उसी तरह से हमारा एच क्या हो जाएगा, पहले से हमारा फ्री स्पेस में जेसी इक्वल टू 0 हो चुका था, दूसरा टर्म हमारा क्या बच गया था, डोल डी बाय डोल टी, राइट। उसमें क्या था हमारा, डोल ई बाय डोल टी, राइट। तो क्या हो जाएगा, अब सिंस ये स्टैटिक फील्ड है यानी कि ई जो है वो हमारा फ्री फ्रॉम टाइम दैट इज ए कांस्टेंट है, राइट। तो उसको जैसे ही कांस्टेंट वैल्यू को आप यदि टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। सो दैट इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू 0, राइट। उसी तरह से हमारा थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन विल बी डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर दैट इज पहले से 0 था, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो यदि कोई स्टैटिक फील्ड फ्री स्पेस में है तो सारा राइट हैंड साइड हमारा 0 हो जाएगा, राइट। ऑल द राइट हैंड पार्ट विल बी इक्वल टू 0। इसी चीज को यदि आप इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर इंटू डी एल इक्वल टू 0, इसको कैसे लिखेंगे, 0, इसको हमारा सरफेस इंटीग्रल है, तो डाइवर्जेंस इसको ds इक्वल टू 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रल फॉर्म में, जो स्टैटिक फील्ड हम ले रहे हैं और फ्री स्पेस में ले रहे हैं, राइट।
अब यदि सेम चीज़ को यदि आप पीछे वाला टर्म को यदि आप हार्मोनिक्स में लेंगे तो आप उसको हार्मोनिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, राइट। तो बेस्ड अपॉन योर चॉइस, राइट, आपको जैसा मीडियम दिया रहेगा, जिस तरह का बॉन्ड कंडीशन दिया रहेगा, जिस तरह का आपका दिया रहेगा, आप उसके अनुसार अपने मैक्सवेल इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट, फ्री स्पेस में कर सकते हैं। यदि गुड कंडक्टर रहेगा तब आप क्या करेंगे, राइट। चलिए हम एक और स्पेशल कंडीशन देखते हैं जब गुड कंडक्टर रहेगा। राइट, गुड कंडक्टर में क्या होगा? गुड कंडक्टर का मतलब क्या है कि सिर्फ कंडक्टर है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। दैट इज जेडी वाला पार्ट है वो हमारा हो जाएगा जीरो। डिस्प्लेसमेंट जेडी वाला पार्ट किसके खातिर होता था, डाई इलेक्ट्रिक के खातिर होता था, राइट। तो जब गुड कंडक्टर है इसका मतलब क्या है, वो जेसी पार्ट सिग्निफिकेंट है और जेडी पार्ट क्या है, नेग्लिजिबल है, दैट इज जेडी इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट पार्ट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। सिर्फ क्या हमारा एग्जिस्ट करेगा, जो कंडक्शन वाला पार्ट है, क्या वो जेसी, सिर्फ जेसी जो हमारा होगा वो वेरी वेरी हाई देन द जेडी, देयरफॉर हम जेडी को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं फॉर गुड कंडक्टर, राइट। तो बाकी सब चीज़ हमारा वैसा ही रहेगा और हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को पुट कर देते हैं, राइट। तो आप इसको पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा इक्वेशन कर्ल ऑफ इक्वल टू माइनस डोल यू बाई डोल टी, कर्ल ऑफ एच वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, जेसी हमारा पार्ट रहेगा, जेडी पार्ट हमारा गायब हो जाएगा, सो दैट इज जेसी। उसी तरह से हमारा डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर विल बी इक्वल टू रो भी, और डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। सो दिस विल बी इन द केस ऑफ ए गुड कंडक्टर, राइट। उसी तरह से यदि आपसे कोई पूछेगा कि गुड डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होगा, तो उसमें जेसी पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा और जेडी पार्ट एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो इस तरह से आप अलग अलग फॉर्म में मैक्सवेल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है हमारा कॉन्सेप्ट, वो है हमारा टाइम वेरिंग पोटेंशियल, राइट। दो चीज़ें यूज होता है, एक हमारा होता है ए वेक्टर, राइट। ए वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, राइट, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। और दूसरा हमारा क्या आता है, और एक भी वेक्टर आप जानते हैं जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी भी वेक्टर नहीं, भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल, राइट, इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल। और आप लोग क्या जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, राइट, दैट इज related with the magnetic vector potential as the electric magnetic flux is equal to curl of the magnetic vector potential, right. So यदि आप जानते हैं b वेक्टर इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर, तो हम लोग जो इक्वेशन यूज करते थे मैक्सवेल में, कौन से इक्वेशन यूज करते थे, कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डोल वी वेक्टर बाय डोल टी, राइट। जिसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस डो कर्ल ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय डोल टी, राइट। अब ये नेगेटिव साइन आप इसको लेफ्ट साइड ले जाइए, और यदि आप इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा, कर्ल ऑफ ई वेक्टर प्लस डोल कर्ल ऑफ ए वेक्टर बाय डोल टी, राइट, that is equal to 0, right. Since the curl of the gradient of a scalar field is identical to 0, हम लोग जानते हैं, राइट। ये यानी कि ये जो हमारा है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारा 0 हो गया। और तो इन टर्म्स ऑफ यदि हम इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल से यदि कंपेयर करें इसको, तो हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ग्रेडियंट का काम क्या होता है, किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करना, राइट। तो हमारा भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको हमने ग्रेडियंट कर दिया यहाँ पे, तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी वेक्टर, राइट। तो ये किसके बराबर होता है, ये 0, राइट। तो इसको हम लोग लिखते हैं इधर राइट हैंड साइड में। तो कर्ल ऑफ ई वेक्टर, हम क्या कर रहे हैं, दोनों को रिलेट कर रहे हैं। किस दोनों को रिलेट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल दोनों को एक साथ एक इक्वेशन में हम लोग रिलेट कर रहे हैं, राइट। सिंस दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज इक्वल टू 0, राइट, तो हम लोग उसके बदले 0 के बदले पुट कर सकते हैं इसको, राइट। तो कर्ल प्लस
by 2t into कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे माइनस साइन लेंगे ताकि अगर हम जिसको लेफ्ट साइड यदि ले जा सकें तो ये एडिटिव नेचर हो सके, या फिर ये कह सकते हैं ये जो वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दैट इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, राइट। तो हम लोग इसको क्या करते हैं यहाँ पे कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर बी, राइट। सो वी कैन राइट, यदि आप इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, राइट, तो आप कर्ल कर्ल दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे, ये कर्ल यहाँ से कर्ल, यहाँ से कर्ल, यहाँ से कर्ल, यदि आप कैंसिल कर देंगे तो फाइनली जो बचेगा इक्वेशन क्या बचेगा, ई वेक्टर विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल माइनस, इस टर्म को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए तो ले बाय डेल टी। सो इन दिस इक्वेशन व्हाट वी सी that the electric field intensity is related with the vector magnetic vector potential as well as the electric scalar potential together, right? So इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर cooperation and time.